नमस्कार, एडीआली स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ता। शाम के करीब 5 बज रहे थे। बिहारी जी अपने घर के बाहर चौकी पर अपनी पत्नी निर्मला जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपनी कारोबार का हाल-चाल सुना ही रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा सोनू आया और बोला, पिताजी जरा संदूक की चाबी तो दीजिए। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, बस 10,000 रुपए चाहिए थे। पिताजी आपको तो पता ही है मेरी कार खराब हो गई है, उसे बनवानी है। अच्छा ठीक है निर्मला, जरा चाबी तो देना। निर्मला जी अपने कमरे में गई और चाबी का गुच्छा लेकर आ गई। बड़ा बेटा अभी जा ही रहा था कि इतने में छोटा बेटा भी आ जाता है। बाबूजी चाबी मुझे दे दीजिए, बच्चों की फीस भरनी है, इसलिए मुझे 15,000 रुपए चाहिए। मेरी तनख्वाह अभी नहीं आई है, जब आ जाएगी तो मैं आपको वापस जरूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप हो जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो बिहारी जी कभी मना नहीं करते थे संदूक की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण ही पूछ बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास भी नहीं है क्या? इस पर बिहारी जी थोड़ा मुस्कुरा देते थे। निर्मला जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाइए, कुछ पैसे अपने लिए भी बचा कर रखिए। परंतु बिहारी जी नहीं मानते। अरे निर्मला, तुम तो जानती ही हो मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है। लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे मेरी धर्म पत्नी, बुढ़ापे की चिंता तुम मत करो। अपने दोनों बड़े बेटे होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। निर्मला जी अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती हैं, लेकिन मन के एक कोने में यह सब विचार उथल-पुथल मचाने लगते थे। सोचती आप भी कितने भोले हैं। आज के ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचाकर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएँ तो पराए घर से आई हैं। और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए निर्मला जी एकटक अपने पति को देखे जा रही थी। इतने में बिहारी जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचार श्रृंखला को भंग कर दिया। निर्मला जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। बिहारी जी बोले, अरे भगवान, कहाँ गुम हो गई हो? शाम का समय है, एक कप चाय तो पिला दो। बिहारी जी ने चुटकी लेते हुए कहा, तुम बनाकर दोगी या मैं खुद ही बना लूं? अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं श्यामू को आवाज देती हूँ, वह बना देगा। श्यामू निर्मला जी के घर में काम करता था, क्योंकि बहुओं पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही हो जाता था और वह बहुओं की मदद कर नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने श्यामू को रख लिया था। निर्मला जी बोली, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है आपको, जो खुद बनाएंगे? श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। चलो आज मैं ही तुम्हें चाय बनाकर ही पिलाता हूँ। कहते हुए बिहारी जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में श्यामू वहां आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ, मैं चाय बना देता हूँ, आप रहने दो। अरे नहीं नहीं, आज की चाय मैं ही बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। कहते हुए बिहारी जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गुनगुनाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को चाय नाश्ता करने के बाद निर्मला जी और बिहारी जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। निर्मला जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें बिहारी जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला है। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपनी किस्मत को अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति की बस बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। वह दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही बस वाले ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो निर्मला जी ने स्वयं को अस्पताल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ग्लूकोज लगाने जा रही थी। उन्होंने आंखें खोलते ही बिहारी जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि बिहारी जी अभी आईसीयू में हैं।
दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सुनते ही निर्मला जी ग्लूकोज को झटक कर एक तरफ फेंकती हैं। चोटें लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे और निर्मला जी को जैसे कानों से सुनाई देना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। बिहारी जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर निर्मला जी उन्हें देखते रह गई। कुछ देर पहले जो बिहारी जी उनके साथ हंस रहे थे, सैर पर निकले थे, वह अस्पताल के बेड पर जख्मी हालत में पड़े थे। निर्मला जी खुद को संभाल न सकी और बोली, उठिए ना, देखिए आपके सहारे ही तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते निर्मला जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। निर्मला जी को अस्पताल के बेड पर लिटा दिया गया और उन्हें आराम करने को कहा गया। बिहारी जी की चिंता ही निर्मला जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए निर्मला जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई, बड़ी माँ। आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर श्यामू खड़ा था। निर्मला जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। श्यामू बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। निर्मला जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। तभी श्यामू बोला, बड़ी माँ, यहाँ कोई नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि आप दोनों हॉस्पिटल में अकेले होंगे, तो आपका हालचाल जानने के लिए आ गया। आते आते साथ में थोड़ा सा खाना भी ले आया। उठिए ना बड़ी माँ, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। श्यामू का इतना प्यार देखकर निर्मला जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि मुसीबत में कोई नहीं है उनके साथ, लेकिन श्यामू भले ही अपना नहीं है, पर इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है। श्यामू का इतना अपनापन देखकर निर्मला जी की आंखें भर आई। इतने में वहां आ गई और बोली, निर्मला जी, आपके पति को होश आ गया है। श्यामू उन्हें बिहारी जी के पास ले गया। बिहारी जी होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर निर्मला जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर बिहारी जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो मेरे पति ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह दोनों घर तो आ गए, लेकिन बिहारी जी अब चल फिर नहीं पा रहे थे, इसलिए उनके लिए व्हील चेयर लाना पड़ा। घर पर आने के बाद तो जैसे निर्मला जी और बिहारी जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, वह दोनों अब उपेक्षा की नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपनी ममता माता-पिता ही बोझ लगने लगे। बिहारी जी की दवा पानी सब निर्मला जी ही करती थी। एक दिन श्यामू किसी काम से बाजार गया हुआ था, तो निर्मला जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा, अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी, हमें और भी बहुत सारे काम हैं, आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू अपने कमरे में चली गई। कभी निर्मला जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी, कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो खर्चों की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं, तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं।
बेटे बहुओं की जली कटी सुनकर जब निर्मला जी कमरे में आई तो देखा बिहारी जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बिहारी जी निर्मला जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझे थे, अपने दोनों बेटों को अपना गर्व मानकर अपने बुढ़ापे का सहारा मान रहे थे। लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को जी झूठा साबित कर दिया है। लेकिन निर्मला, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, संदूक की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए निर्मला जी बोली। श्यामू जो पास में ही खड़ा यह सब बातें सुन रहा था, निर्मला जी से बोला, अरे, सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही निर्मला जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू, वह संदूक की चाबी क्या तुम्हारे पास है? निर्मला जी थोड़ा सा सकुचाते हुए बोली। बहुएं तो जैसे तैयार खड़ी थीं चिल्लाने को। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हों। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर निर्मला जी हैरानी से उन्हें देखते ही रह गई। अगले दिन निर्मला जी जब सोकर उठी तो देखा बिहारी जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना है, उन्हें बुखार लग रहा है तो गाड़ी से अस्पताल ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ, आप समझती क्यों नहीं हैं? हम लोग का पेशा नौकरी का है, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि यह फालतू के काम करते रहें। शामू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए बाबूजी को लेकर। निर्मला जी अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ न बोलना ही उचित समझा। इतने में श्यामू ने आवाज लगाई, बड़ी माँ, मैं आप दोनों को ऑटो में लेकर चलता हूँ। जाते हुए निर्मला जी ने श्यामू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए। कोई बात नहीं बड़ी माँ, मैंने तनख्वाह में से पैसे उठा लिए हैं, कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए श्यामू बाबूजी की व्हीलचेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो श्यामू नौकर था, लेकिन निर्मला जी और बिहारी जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में निर्मला जी श्यामू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया है, तब तूने अपनों से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखा है। तब श्यामू बोला, बड़ी माँ, मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वह भी चल बसी। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। इन सब बातों में ही हॉस्पिटल भी पहुंच गए। डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद बिहारी जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताएं। रामू ने डॉक्टर की कही हर बात अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवाकर श्यामू दवाइयाँ, फल और जरूरी सामान ले आया। श्यामू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान किए रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान व्यक्ति बैठे थे और बिहारी जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती निर्मला जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। आज हमने, कहते हुए बिहारी जी ने निर्मला जी के साथ केक काटा। निर्मला जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी पसंद की महंगी वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्या हुआ? हैरान हो गए कि
इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो, आज आप लोगों को भी एक सरप्राइज गिफ्ट किए देता हूँ। बिहारी जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय देते हुए बोले, यह मेरे वकील दोस्त हैं सौरभ जी, जिन्हें मैं वसीयत का बंटवारा करने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। और यहाँ है प्रवीण जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,25,00,000 रुपए में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटा और बहू के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप हमारी मर्जी के बिना ऐसा कैसे कर सकते? बीच में मत बोलो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। बिहारी जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। बिहारी जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटे और बहुओं को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से श्यामू का हक होगा। वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो भी पैसा आएगा, उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोता-पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम से मैं एक छोटा-सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और श्यामू तीनों रहेंगे। और मेरे पोता-पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब बिहारी जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस मकान पर प्रवीण जी का हक होगा। मैं अभी इस तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने-अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो झूठा ही भ्रम पाल कर खुश था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है उस भगवान का जो हमें ऐसा दुख दिया जिसके कारण मुझे दुनिया की सच्चाई नजर आई। मुसीबत के समय में भी तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे, मैं तो कब का इस दुनिया को छोड़कर चला गया होता अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ, लेकिन अभी जिंदा हूँ। यह सब मेरी पत्नी निर्मला और श्यामू की ही सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ श्यामू ने ही निभाया है। पिताजी, वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखें। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर बिहारी जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है मुझे। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना बना है। अब तो दोनों बेटे बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन निर्मला जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार तो जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहुएं आश्चर्य में पड़ गए। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह लोग बहुत रोए, माफी मांगे, लेकिन अंत में वही हुआ जो बिहारी जी ने अपनी वसीयत में लिखा था। बेटों और बहू को अपने किए की सजा और सबक दोनों मिल चुके थे। नादान है वह लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वो रतन है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। माँ-बाप के संसार में बच्चे ही सब कुछ होते हैं, पर बच्चों के संस्कार में वह कहीं खो से क्यों जाते हैं। तो